अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके केमिकल कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करते हैं। हम मुख्तलिफ हार्मोन्स को, मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इसमें स्टडी करेंगे। तो देखें इसमें आपको बताया जा रहा है कि एनिमल्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आमतौर पर डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनकी कोई डक्ट्स या नालियाँ नहीं होती कुछ ग्लैंड्स के अलावा। बाकी तमाम डक्टलेट्स हैं और ये सेल्स पे डिस्क्रीट या मखसूस किस्म के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम 20 एंडोक्राइन ग्लैंड या टिश्यूज़ पे मुश्तमिल है जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी मुख्तलिफ होती है। इनको डायरेक्टली ब्लड में पोर किया जाता है या डाल दिया जाता है और ब्लड इनको टारगेट टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स टारगेट सेल्स के अंदर इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स शो करते हैं या टारगेट सेल को इफ़ेक्ट करते हैं। ये किसी भी नए बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकते, बल्कि पहले से होने वाले एंजाइमेटिक या कोई भी और केमिकल रिएक्शन है तो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। ये या तो उस रिएक्शन को स्टिमुलेट करेंगे या फिर उसको इनहिबिट कर देंगे। मतलब या उस रिएक्शन को स्टिमुलेट करने का मकसद ये है कि या तो उसको इनिशिएट करके उसको इंक्रीज़ करेंगे या फिर उसको बिल्कुल डिक्रीज़ कर देंगे या बिल्कुल रोक देंगे। हार्मोन लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करते हैं, जैसा कि ग्रोथ रेट को, मेटाबॉलिक रेट को और सेक्सुअल मैच्योरिटी को। हार्मोन्स की 4 टाइप्स हैं: प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड स्टीरॉइड्स। तो जो हार्मोन्स प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। जो हार्मोन्स अमाइनो एसिड्स और इसके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल हैं वो थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहलाते हैं। कुछ हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, मिसाल के तौर पे वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। इस तरह से कुछ हार्मोन स्टीरॉइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। तो इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम मैमल्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। इस पार्ट के अंदर बहुत सी सेंसरी स्टिमुलाई नर्वस सिस्टम के वो हार्मोनल रिस्पॉन्सेस में कन्वर्ट होते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम को जो सेंसरी स्टिमुलस मिल रहा होता है उसको हार्मोनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये ख्याल किया जाता है हाइपोथैलेमस के बारे में कि इसमें ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि नर्व्स के ज़रिए ट्रैवल करके पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में जाके स्टोर हो जाते हैं। इनको रिलीज़ तब किया जाता है जब नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस से आती है। नेक्स्ट हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं, ये ओवॉइड स्ट्रक्चर है और 0.5 ग्राम है इसका साइज़, और ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है एक शॉर्ट स्टॉक के ज़रिए जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इसके 3 लोब्स हैं, एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि प्राइमरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के अलावा ये ट्रोपिक हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। ट्रोपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करते हैं और उसमें से सेक्रेशन को या हार्मोनल सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इनको हम स्टेप वाइज डिस्कस कर लेते हैं। एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है,
ये रिलीज़ कब होगा? जब सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आएगा और ये फैक्टर थ्रू आउट लाइफ रिलीज़ होता रहता है। जब ग्रोथ सीज हो जाती है आफ्टर एडोलिसेंस, एडोलिसेंस मीन प्यूबर्टी या जवानी तक, जब ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है तो ये हार्मोन फिर क्या करवाता है? बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि ये थ्रू आउट लाइफ रिलीज़ होता रहता है। अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए और अर्ली लाइफ में हो तो उसकी वजह से जाइजेंटिज्म की डिज़ीज़ हो सकती है। और अगर ये लाइफ में कहीं बाद में जाके ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो उसकी वजह से हैंड्स की, फीट या जॉस की डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगी, जिसको हम एक्रोमीगैली भी कहते हैं। तो ये तो तब होगा जब इसकी ज़्यादती हो जाए। अगर इसकी ज़्यादती अर्ली लाइफ में होगी तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत ही, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगा। मतलब नॉर्मल ग्रोथ रेट नहीं होगा बल्कि एबनॉर्मल होगा, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल बहुत बड़ा होगा, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस डिज़ीज़ को हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। इस तरह से अगर ये लाइफ में बाद में कहीं जाके ज़्यादा रिलीज़ हो तो फिर हैंड्स की, फीट और जॉज वगैरह की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी और ये साइज़ में बड़े होंगे, तो इसको हम एक्रोमीगैली कहते हैं। अब अगर इसकी सेक्रेशन कम हो तो, मतलब जिसको हम अंडर सेक्रेशन कहते हैं, तो फिर ड्वार्फिज्म होगी। ड्वार्फिज्म मीन वो लोग जो कद में या साइज़ में छोटे रह जाते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। इसके अलावा बाकी सिम्टम्स भी एसोसिएटेड हैं इसके साथ, जैसे कि थायराइड या एड्रिनल हार्मोन कम हो तो ये ड्वार्फिज्म वगैरह की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा और वो फिर थायरोक्सिन के लेवल को कंट्रोल करेगा। अब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ये रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड पे जाके एक्ट करेगा और उसमें से थायरोक्सिन की रिलीज़ को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये ट्रॉफिक हार्मोन है, ट्रॉपिक हार्मोन है। ये ट्रॉपिक हार्मोन अभी हमने ऊपर ही देखा है कि ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन की सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन कहलाता है। अब हम डिजीज़ेस देख लेते हैं जो कि थायरोक्सिन की कमी या ज़्यादती से हो सकती हैं। अगर तो थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को टू प्रोड्यूस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और टू रिलीज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर विच विल stimulate anterior lobe of pituitary to release thyroid stimulating hormone। तो इस तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और अगर थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो जाके स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को टू डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर विच इन टर्न विल डिक्रीज़ द production of thyroid stimulating hormone from the anterior lobe of pituitary। ये थ्रोट लाइफ रिलीज़ होता रहता है, लेकिन इसका लेवल रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि कोई इन्फेंट है तो जब उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो उस दौरान थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल और इस तरह से थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा। ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स पे जाके डायरेक्टली एक्ट करता है और इस तरह से
उनका एक तो थायराइड ग्लैंड का नंबर और उनकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करवाता है और उनमें से सेक्रेशन को इंक्रीज़ करवाता है। तो सेक्रेशन बेसिकली थायरॉक्सिन की होती है थायराइड ग्लैंड में से। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है जो कि ट्रॉपिक हार्मोन है और ये जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करके रिलीज़ करे। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी कह सकते हैं। इसके लिए अब फैक्टर हाइपोथैलेमस से आएगा, उस फैक्टर को हम कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। इस फैक्टर को ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल कंट्रोल कर रहा है या फिर नर्वस स्टिमुलेशन, डायरेक्ट नर्व्स जो हैं ये हाइपोथैलेमस की वो भी इसको कंट्रोल कर रही हैं। तो कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस में से रिलीज़ होगा तो ये जाके स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू रिलीज़ एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है और ये जाके किडनी के ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि उसमें से हार्मोन्स रिलीज़ हो सकें। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर या तो ब्लड के अंदर स्टीरॉयड लेवल से कंट्रोल होता है या फिर हाइपोथैलेमस की डायरेक्ट स्टिमुलेशन होगी या नर्वस स्टिमुलेशन होगी या नर्व्स के ज़रिए ये कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर का रिलीज़ कंट्रोल होता है। तो वो डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन स्ट्रेस की फॉर्म में हो सकती है, जैसा कि कोल्ड, हीट, पेन, फ्राइट, इन्फेक्शंस, ठंड की वजह से, हीट ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होने की वजह से, किसी पेन की वजह से, खौफ की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर का रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगा। इसके एक्सेस या डेफिशिएंसी की सूरत में नॉर्मल एड्रिनल फंक्शंस जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो एड्रिनल ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो कि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देंगे। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी कमी भी एड्रिनल ग्लैंड में से हार्मोन्स को डिक्रीज़ करवा देगी, तो उस सूरत में भी हमारा होम्योस्टैटिक फंक्शन बरकरार नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट है हमारे पास गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स। अब इसमें हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं मेल्स के केस में। इसके अलावा हमारे पास प्रोलैक्टिन आ जाता है, प्रोलैक्टिन को ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। FSH और LH जिसको मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं। प्रोलैक्टिन आम तौर पर पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होता है और इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है वो इसकी सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है और LH के साथ मिल के काम करता है, जिसको इन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है कि ये फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करवाता है और ओवरीज में से एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाता है। मेल्स में FSH का काम होता है कि ये टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करवा के उसकी डेवलपमेंट करवाता है और स्पर्म प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। तो ये टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेल्स में, और फीमेल्स में इसका काम होता है ओवरीज में से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करवाना और फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना।
अब LH-FSH के साथ मिल के एस्ट्रोजन सेक्रीशन को कंट्रोल करता है या स्टिमुलेट करता है, और जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती हैं तो उनमें से एग या ओवम को रिलीज़ करवाता है। इसके अलावा ये ल्यूटिनाइजेशन को भी पॉसिबल बनाता है। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब होता है येलो हो जाना। तो जब फॉलिकल्स में से एग निकल जाता है तो वो येलो हो जाती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन के साथ मिल के कॉर्पस ल्यूटियम को बरकरार रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये वही स्ट्रक्चर है जब फॉलिकल में से एग रिलीज़ हो जाएगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का बनना ल्यूटिनाइजेशन कहलाता है। तो ये LH प्रोलैक्टिन के साथ मिलके ल्यूटिनाइजेशन को पॉसिबल बनाता है। ये तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल था फीमेल्स के अंदर कि एक तो ये ओवम को रिलीज़ करवाता है ओवरी में से और इसको फैलोपियन ट्यूब में लेके आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जो फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, जिसको हम ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। अब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर क्या करवाएगा कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं टेस्टिस के, उनमें से हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन लोब पिट्यूटरी का। इसमें से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। इस हार्मोन की इन्हिबिशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। अगर जो एक्सटर्नल लाइट है वो होगी तो वो इसकी सेक्रेशन को गवर्न करती है या कंट्रोल करती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसकी सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स जो कि स्किन के अंदर सेल्स मौजूद हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो ब्राउन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स की स्किन बहुत डार्क हो जाती है, उनकी स्किन पे मतलब छाइयाँ सी बन जाती हैं। तो वो इसी वजह से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती हैं, क्योंकि इसकी सेक्रेशन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर MSH का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इससे एडिसन्स डिज़ीज़ हो जाती है और इस डिज़ीज़ में स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। तो एक सिम्टम एडिसन डिज़ीज़ में डार्कनिंग ऑफ द स्किन है, जो कि MSH के हाई लेवल की वजह से हो सकती है। तो इसको रिलीज़ करवाने के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है और इसको इनहिबिट करवाने के लिए हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग फैक्टर आता है जो कि इसकी सेक्रेशन को रोक देता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब है उसमें से एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वो रिलीज़ होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो ये दोनों हार्मोन बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में, ये सिर्फ स्टोर होते हैं पोस्टीरियर लोब में जाके। पहले हम ADH को देख लेते हैं। इसकी सेक्रेशन कब होगी? जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा या ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिनको हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं। कि सूरत में अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, ब्लड ज़्यादा पंप होने लग गया है, या फिर ब्लड में वाटर का लेवल जो है ये कम ज़्यादा हो गया है, तो उसको हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। इस तरह से जो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई हैं वो भी हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब जो स्टिमुलस है सेंसरी न्यूरॉन जो लेके आती हैं, तो न्यूरल स्टिमुलाई भी इसमें इन्वॉल्व होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन में। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से नेफ्रॉन जो कि किडनी का पार्ट है
उसकी जो डिस्टल पार्ट्स हैं जिनको हम कलेक्टिंग डक्ट्स या कलेक्टिंग टिब्यूल्स कहते हैं, उसमें जिसमें बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। अगर इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो इससे डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगी, जिसमें डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, और ग्रेट थर्स्ट का मतलब होता है कि उस दौरान प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अगर इसका लेवल ज़्यादा होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अगर इसका लेवल कम होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगी और वाटर सारा यूरिन के ज़रिए रिलीज़ हो जाएगा, तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा और बार बार प्यास महसूस होगी। तो ये आमतौर पर डायबिटीज़ इंसिपिडस में इस तरह से होता है। सेकंड है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन का काम होता है, ये रिलीज़ कब होता है? बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड एंड न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सकलिंग। इसका रिलीज़ कंट्रोल होता है जब सर्विक्स डायलेट करता है, डिस्टेंशन का मतलब होता है जब वो फैल जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब ब्लड में कम होता है, और पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ प्रोसेस, जो बेबी का बर्थ प्रोसेस होता है उसको पार्चुरेशन कहते हैं, और सकलिंग जब बेबी मिल्क सक करता है तो उस दौरान न्यूरल स्टिमुलस जो है, या न्यूरल स्टिमुलाई जो है, ये ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ को पॉसिबल बनाते हैं। इसका बुनियादी जो काम है ये स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, ख़ास तौर पर यूट्रस में जो मसल्स मौजूद हैं तो ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क इजेक्ट होता है उसमें भी रोल प्ले करता है।